ये दोनों जो है ना एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मतलब एक दूसरे के ये पूरक हैं। हर जगह मतलब इस प्रकार के अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती ही है। इसी के बारे में बताया गया कि ये दोनों एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, है ना। निकालिए सबने पेज नंबर 8। और कौन कौन बच्चा है ज्वाइन होने का? तो चलो स्टार्ट करते हैं ना, करेंगे लोग ज्वाइन, जब करेंगे तब देखा जाएगा। अरे पेज कैसे हट गया फिर? पेज दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ तो। नहीं दिख रहा है मैम। अभी शेयर की हूँ मैं, हम दिख रहा है ना? व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसे कि हमको पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और ये दोनों अर्थशास्त्र जो है ना एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, है ना। मतलब अगर ये दोनों में से कोई एक भी अगर काम नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि अधूरे हो जाएंगे, है ना। इससे कहा गया इसमें हम पढ़ेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर करते हैं, इसके बारे में, है ना। सबसे पहला पॉइंट इस पर क्या लिखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा आवश्यक है। तो बिना समष्टि अर्थशास्त्र के व्यष्टि अर्थशास्त्र भी जो है वो कोई कार्य नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ पाए। के सहारे की जरूरत इनको पड़ेगी ही पड़ेगी, दोनों को मतलब एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती ही है ना। जैसे कि एक साइकिल है, साइकिल के बिना एक चक्की की चल सकती है क्या? साइकिल में कितने चक्कों की आवश्यकता पड़ेगी? साइकिल हो या कोई बाइक हो, उसमें दो चक्कों के बिना चल नहीं सकते, है ना। तो दोनों चक्के जरूरी है। तो वैसे ही किसी भी तथ्य की अगर हमको गणना करनी है मान लो, तो उसके लिए हमको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, दोनों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो वही बताया जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है ना। और यह बात निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहला लिखा है इसमें, एक फर्म तथा उद्योग के द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी केवल उस फर्म अथवा उद्योग में श्रमिकों की मांग पर निर्भर नहीं करती है। अन्य फर्मों में दी जाने वाली मजदूरी तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रचलित सामान्य मजदूरी की दर पर निर्भर करती है। अब जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, मान लिया जाए कोई टिकट किस कौन है? राधा, टिकट ऑफ करो, आवाज एकदम आने डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे कि कोई स्कूल है ना, तो वहां पर क्या कोई टीचर है, जैसे कि मान लो एक राजनांदगांव शहर में एक स्कूल हो गया, मान लो म्युनिसिपल स्कूल हो गया, स्टेट स्कूल हो गया, है। और वहां पर अगर कॉमर्स की पढ़ाई होगी मान लो, तो वहां पर हम जैसे कि नवबोध की पुस्तक या प्रबोध की पुस्तक से पढ़ाई होती है ना, तीनों विषय में। इसके अलावा म्युनिसिपल स्कूल हो गया, वहां पर भी वही चीजें पढ़ाई जाएगी, फिर दूसरे स्कूल में पढ़ाई जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आंकड़े बोल सकते हैं हम उसको, ये जो भी बातें हैं वो सभी जगहों के लिए एक समान होती है। जो हम पढ़ाई भी कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में हम किसी भी शहर में क्यों ना रहे, है ना, हमको यही विषय पढ़ना है, तो हमको यही मतलब ये इसी टॉपिक में जो है हमको अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया है कि एक फर्म या उद्योग के द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी केवल उस फर्म या उद्योग में श्रमिकों की मांग पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसके साथ साथ दूसरी स्थानीय फर्मों में दी जाने वाली मजदूरी तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रचलित सामान्य मजदूरी की दर पर निर्भर करती है। जैसे कि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कोई कर्मचारी कार्य करता है, तो मान लिया जाए रोजगार गारंटी के अंतर्गत मजदूरी जो है 300 रुपए प्रतिदिन, ठीक है। वो व्यक्ति हो सकता है वो व्यक्ति राजनांदगांव में रहने वाला हो, तो उसको भी मजदूरी उतनी ही मिलेगी। और कोई अन्य व्यक्ति जैसे दुर्ग है, भिलाई है, जहाँ का भी रहने वाला हो, उसको भी सेम वही मजदूरी दी जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो मजदूरी दर है वो सभी जगह एक समान होती है ना। तो वही चीज बताई जा रही है यहाँ पर भी कि एक फर्म हो या उद्योग हो, है ना, वो उस
उद्योग के द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी केवल उस फर्म या उद्योग में ही श्रमिकों की मांग पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि अन्य फर्मों में दी जाने वाली मजदूरी तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रचलित सामान्य मजदूरी की दर पर निर्भर करती है। हम ये पता कर सकते हैं ना कि हर दूसरी जगह पर मजदूरी क्या है, ये पता लगाया जा सकता है ना। हमको पता है कि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत इतनी मजदूरी श्रमिकों को मिलती है, तो वो मजदूरी हर क्षेत्र में होगी, हर शहर में होगी, हर गांव में होगी, क्योंकि वो निश्चित है ना। तो इसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले, चाहे वो स्थानीय हो चाहे वो किसी अन्य शहर के रहने वाले हो, उससे हमको ये मालूम चल जाता है कि जो मजदूरी दर का जो रेट है वो क्या है, वो एक फर्मों को भी पता चलेगा। इसके अलावा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उस रोजगार गारंटी के अंतर्गत सबको उसकी जानकारी जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को समिष्ट अर्थशास्त्र का सहारा लेना ही पड़ता है। जैसे कि एक स्कूल है, एक स्कूल में मान लो 9वीं से लेके 12वीं क्लास के विद्यार्थी आ रहते हैं, है ना। अब हमको गणना करनी है कि कुल कितने विद्यार्थी है। एक मिनट रुकना ना, एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। नेट स्लो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है मैम। मेरा माइक है ना बाहर घूम रहा है, मुझे पता नहीं आवाज आ रही कि नहीं आ रही ढंग से। रूम लॉक है मैम। हाँ एक मिनट ना, हुआ क्या लॉक बताना, फिर मैं फिर से बता रही हूँ। हुआ क्या? हेलो, हो गया। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, स्कूल का एग्जांपल अपन लेते हैं। अगर हमको जानना है कि स्कूल में टोटल कितने विद्यार्थी हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक, तो प्रत्येक पर हम पहले संख्या जानेंगे कि हाँ 9th क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 10th में कितने हैं, 11th में कितने हैं और 12th में कितने, है ना। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से हम प्रत्येक क्लास की जानकारी लिए। उसके बाद पूरे स्कूल के हमने बता दी कि हाँ इस स्कूल में टोटल 500 विद्यार्थी, तो कुल 500 विद्यार्थी है। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, व्यष्टि की समष्टि। कुल शब्द आ गया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, जब हमने गणना की है समष्टि के मैम, समष्टि के अंतर्गत। यदि हम केवल 9th क्लास की जानकारी इकट्ठा कर दें तो वो किसके अंतर्गत आता, हम 9th क्लास करते हैं तो किसके अंतर्गत आता, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को ना समिष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि यदि हमको कुल स्कूल, कुल विषय या इन सब की जानकारी प्राप्त करना हो तो हम वहाँ पर समिष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक विषय के बारे में जानकारी हासिल करना हो तो केवल वहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर अध्ययन किया जाएगा। तो वही चीज इसमें भी बताई जा रही है कि एक फर्म हो या उद्योग हो, उनके द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली जो मजदूरी है केवल उस फर्म या उद्योग में श्रमिकों की मांग पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि अन्य फर्मों में दी जाने वाली मजदूरी या संपूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रचलित सामान्य मजदूरी की दर पर निर्भर करती है। अब उसके बाद लिखा है सेकंड, एक फर्म के, हाँ तो मेरा माइक ऑफ कर दो ना, वो ना हैंग हो रहा है मोबाइल। हाँ हो गया। हाँ अब सेकंड पॉइंट है, एक फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य केवल उस फर्म की लागत व्यय के द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि यह दूसरी फर्म के द्वारा लिए जाने वाले मूल्य पर भी निर्भर करता। जैसे कि एक दुकान है, मान लो है ना, स्टेशनरी की कोई दुकान है, सेलो की पेन हमको खरीदना है। मार्केट में 4-5 दुकानें हैं स्टेशनरी की, सेलो की पेन कितने की आएगी बताओ। सेलो है या फाइन ग्रिप है, उसकी पेन यदि हम खरीदते हैं तो उस पेन का मूल्य तो 5 रुपए रहेगा। तो सबको पता है कि हाँ उस पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो प्रत्येक दुकानदार उसको कितने में बेचेगा, 5 रुपए में ही बेचेगा। अगर किसी दुकान में उसकी कीमत बढ़ा देंगे, अगर वही पेन को कोई अन्य दुकानदार 10 रुपए में बेचेगा ना, तो उसकी दुकान से कोई भी वस्तु की बिक्री नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि एक फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य
केवल उस फर्म की लागत, हाँ? एक फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य केवल उस फर्म की लागत व्यय के द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि कोई अन्य फर्म के द्वारा लिए जाने वाले मूल्य पर भी निर्भर करता है। जैसे कि मान लो हमको मोबाइल खरीदना है, मान लो हमको वीवो का कोई मोबाइल खरीदना है, हम 2-3 दुकानों में गए, वहां रेट पता किए कि हाँ सब जगह रेट एक समान है। मान लो कोई एक दुकानदार उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा के अगर बेचता है तो उसकी दुकान में बिक्री होगी क्या? कोई भी व्यक्ति वस्तु का ज्यादा मूल्य देना पसंद करेगा कि कम मूल्य? मैम कम मूल्य। कम मूल्य, है ना। तो कोई भी दुकानदार जो है या कोई भी फर्म जो है अपनी वस्तु का मूल्य एक दूसरी फर्म से मिलता जुलता ही रखती है। अगर वो ज्यादा रखेगी मान लो तो हो सकता है कि उसकी दुकान में बिक्री कम हो। तो वही चीज बताई जा रही है। आधे घंटे के बाद आना मैडम, क्लास ले रही होगी नहीं तो, है ना। तो एक फर्म में उत्पादित वस्तु का मूल्य केवल उस फर्म की लागत व्यय के द्वारा निर्धारित नहीं होता है, बल्कि दूसरी फर्म के द्वारा लिए जाने वाले मूल्य पर भी निर्भर करता है। सब्जी मार्केट भी यदि हम जाते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं ना, लगभग सभी सब्जियों का मूल्य एक समान रहता है। अगर एक विक्रेता ज्यादा मूल्य में बेचेगा कोई सामान तो वहां पर कोई नहीं जाए, लोग वही कहना ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर कम मूल्य में वस्तुएं प्राप्त हो जाए, है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है इसमें कि एक फर्म अथवा उद्योग के द्वारा उत्पादित वस्तु की बाजार में बेची जा सकने वाली अधिकतम मात्रा केवल उस वस्तु की कीमत पर निर्भर न होकर समाज की कुल क्रय शक्ति पर निर्भर करती। मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि कोई एक विक्रेता है बाजार में मान लो, तो वहां पर केवल एक ही क्रेता आएंगे क्या कि बहुत सारे क्रेता आएंगे? किसी भी दुकान में क्या केवल एक ही क्रेता आने से उसका दुकान चल जाएगा? नो मैम, बहुत सारे क्रेता आएंगे, है ना। तो वो किस पर निर्भर करता है? उन्हीं ग्राहकों की क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। तो वही चीज बताई जा रही है इसमें भी कि एक फर्म हो या उद्योग हो, उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की बाजार में बेची जा सकने वाली अधिकतम मात्रा केवल उस वस्तु की कीमत पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि उस समाज की कुल क्रय शक्ति पर निर्भर करती है कि समाज के लोग कितनी मात्रा में वस्तु खरीदते हैं। जितनी मात्रा में वस्तुएं खरीदी जाएगी ना, उतनी मात्रा में वस्तु का विक्रय होता है। केवल एक क्रेता के आ जाने से वस्तु की विक्रय में कोई वृद्धि होगी नहीं। जितने अधिक क्रेता होंगे उतनी अधिक वृद्धि होती चली जाएगी, है ना। ये इसका मतलब है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, उसको इस समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना ही पड़ता है। एक अकेला विक्रेता होने से या एक अकेले ग्राहक होने से कोई भी व्यापार जो है वो चल नहीं पाता, है ना। एक मिनट, देवेंद्र तुम 11th क्लास के हो कि 12th क्लास के हो? तुम सुबह अकाउंट की क्लास में भी ज्वाइन किए थे ना? तो तुम तो 11th में भी ज्वाइन किए थे सुबह अकाउंट की क्लास में, वो 11th की क्लास थी। हाँ मगर नहीं पाया हूँ ट्रेन को अच्छे से, इसीलिए उसमें भी जोड़ता हूँ। हाँ ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी फर्म हो, है ना, वो अपनी वस्तु का मूल्य किस प्रकार से रखेगा? समाज की कुल शक्ति के आधार पर भी जो है वस्तु का मूल्य जो है निर्धारित किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताई थी ना कि त्योहारों में क्या होता है, जिस वस्तु की मांग बढ़ती है तो विक्रेता लोग क्या करते हैं, उस वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि कर देते हैं। तो वही चीज बताई जा रही है इसमें भी कि एक फर्म हो या उद्योग हो, उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की बाजार में बेची जा सकने वाली अधिकतम मात्रा केवल उस वस्तु की कीमत पर निर्भर न होकर उस समाज की कुल क्रय शक्ति पर भी निर्भर करती है। और उस कुल क्रय शक्ति के आधार पर भी जो है कभी कभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी जो है वो निर्धारित किया जा सकता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट, समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। वो क्यों जरूरी है? इसके अंतर्गत लिखा है कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं है कि सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो। जैसे कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई, तो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने से क्या सारी वस्तुएं महंगी हो गई क्या? बताओ। नहीं। एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से क्या अन्य वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ती है ना। तो वही
वही चीज इसमें बताई जा रही है कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं है कि सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो। वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना आवश्यक है। मतलब जैसे कि हमने बोल दिए कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई किस किस चीजों में बढ़ रही है? वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, तो किन किन चीजों में बढ़ रहा है ना? तो हमको ये जानना है कि हाँ पेट्रोल का कीमत कितनी हुई, सिलेंडर की कीमत कितनी हुई, या किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमत कितनी हुई, तो हम उस पर्टिकुलर दुकान में जाकर हम पता लगा सकते हैं, है ना? तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हर प्रकार की वस्तु में वृद्धि हो गई या हर प्रकार की वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो वही चीज इसमें बताई जा रही है कि इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमको व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना ही पड़ता है। जैसे कि हमने बोल दिया कि हाँ 11वीं का रिजल्ट 100% आ गया, तो इसका मतलब ये है क्या कि सभी व्यक्तियों सभी बच्चों को 100% मिला होगा? बताओ। नो मैम। 20 बच्चे हैं, तो क्या 20 बच्चों को 100% मिला होगा? ऐसा है क्या? नो नहीं मैम। हो सकता। आपको जानना पड़ेगा कि उस विद्यार्थी को कितना प्रतिशत मिला। हो सकता है उसमें किसी का परसेंट 60 हो, किसी का 50 हो, किसी का 70 हो, किसी का 80 हो, किसी का 90 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे विद्यार्थियों ने 100% पाए। हम किसकी जानकारी दे रहे हैं? संपूर्ण क्लास की जानकारी दे रहे हैं कि 11वीं क्लास का रिजल्ट इतना परसेंट रहा। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि फलाने विद्यार्थी को 100% मिला है, ये हम नहीं जान सकते, ये हम नहीं बोल सकते। हमको पहले इसके बारे में जानना पड़ेगा कि इस विद्यार्थी को कितना प्रतिशत मिला है, इसके बाद ही हम बोलेंगे कि हाँ इस विद्यार्थी को इतना प्रतिशत जो है वो प्राप्त हुआ। वही चीज भी बताई जा रही है कि एक सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं है कि सभी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए। मतलब महंगाई बढ़ रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर प्रकार की वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है। हो सकता है कुछ वस्तु की कीमत में कमी भी आ सकती है ना? कुछ वस्तुओं का मूल्य जैसा है वैसा ही रह सकता है ना? तो यदि हमको वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना है ना, तब वहां पर हमको व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस संबंधित वस्तु के मूल्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, सभी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं कि सभी उद्योगों के उत्पादन में समान रूप से वृद्धि हो। अब जैसे कि मान लो दीपावली का त्योहार, उस समय किस किस प्रकार की वस्तुओं की मांग होती है? बोलो, किस प्रकार की मांग करेंगे? ये और क्या लगता है इसमें? रंगोली क्या हो गया, दिया हो गया, रंगोली हो गए, कपड़े हो गए, पटाखे हो गए। क्या पता है ना कि इसकी मांग बढ़ने वाली है, तो क्या करेंगे? जो उद्योगपति है, जो उत्पादन करता है, वो क्या करेंगे? वस्तु का निर्माण करेंगे अधिक मात्रा। ठीक है, जिनका उद्योग अच्छा चल रहा है, जिनके पास काफी पैसे हैं, तो वो अधिक मात्रा में निर्माण करेंगे, अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन करेंगे। लेकिन जिसके पास पूंजी की कमी है या जिसके पास उद्योग उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है, घाटे में चल रहा है मान लो, तो क्या वो अधिक मात्रा में उत्पादन कर पाएंगे? क्या नहीं मैम, नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज में बताई जा रही है कि अगर सभी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं है कि सभी उद्योगों के उत्पादन में समान रूप से वृद्धि हो। हर उद्योग अपनी कार्य क्षमता के अनुसार या अपनी पूंजी के अनुसार जो है वस्तु के उत्पादन में वृद्धि कर सकता है ना? क्योंकि जिन उद्योगों में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है ना, जिन उद्योगों में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है ना, वहां पर उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ता जाएगा। क्योंकि वृद्धि का मतलब ये है कि वहां पर पूंजी भी अधिक मात्रा में है, उनके पास पैसा भी अधिक मात्रा में है, कर्मचारी भी बहुत हैं, साधन भी बहुत सारे हैं, तो अधिक मात्रा में वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जिन उद्योगों में उत्पत्ति ह्रास मतलब ह्रास यानी कमी, ह्रास मतलब क्या होता है? कमी। जिन उद्योगों में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है ना, उनके लिए उत्पादन में वृद्धि करना हानिकारक होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कर्मचारियों की कमी होती जा रही है। जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, वो उद्योग को छोड़ के कहीं अन्य जगह में जा रहे हैं,
उनके पास जो संसाधन है, मशीनें हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, इसलिए क्या होगा, उनको हानि उठानी पड़ सकती है या बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन हो सकता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि सभी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर यह जरूरी नहीं है कि सभी उद्योगों के उत्पादन में समान रूप से वृद्धि। जैसे कि एक क्लासरूम है, एक क्लास में भी मान लो 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उन 50 विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी काफी होशियार है ना, कुछ विद्यार्थी थोड़े से कमजोर प्रवृत्ति के होते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ इस क्लास के पूरे विद्यार्थी एकदम 100% होशियार है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। क्योंकि समाज जैसे कि हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयां तो रहती ही हैं, तो वैसे ही हर क्लास में कुछ अच्छे विद्यार्थी रहते हैं तो कुछ कमजोर वर्ग के विद्यार्थी भी पाए जाते हैं। तो हम पूरी तरह से ये नहीं बोल सकते कि हाँ इस क्लास के सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं या पढ़ाई वगैरह में सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते, है ना। सभी को एक समान प्रतिशत भी जो है वो नहीं मिल सकता, है ना, क्योंकि सबकी कार्य क्षमता, सबकी याद करने की शक्ति जो है, सबका दिमाग वो अलग अलग होता है। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि सभी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर जरूरी नहीं है कि सभी उद्योगों के उत्पादन में समान रूप से वृद्धि हो। किसी में अधिक मात्रा में वृद्धि हो सकती है तो किसी को हानि भी उठानी पड़ सकती है। उसके बाद लिखा है इसमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। तो राष्ट्रीय आय की गणना किसके अंतर्गत आएगा, व्यष्टि या समष्टि, बताओ। मैम समष्टि। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है ना। तो राष्ट्रीय आय की गणना करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्तिगत लोगों की आय तथा व्यक्तिगत उत्पादकों के उत्पादन को ज्ञात करके उनका योग न कर लिया जाए, है ना। जैसे हमको कोरोना के मरीजों की संख्या ज्ञात करनी है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने कोरोना के मरीज मिले, तो उसके लिए हमको प्रत्येक जिले से जानकारी मंगानी पड़ेगी, हर शहर गाँव जहाँ से भी बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ छत्तीसगढ़ राज्य में कुल इतने मरीज कोरोना के पाए गए। तो हम प्रत्येक जगह से जानकारी मंगा रहे हैं, रायपुर से, दुर्ग से, मुंगेरी से, भिलाई से, जहाँ से भी। तो दुर्ग से यदि हम जानकारी ले रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आ रहा है, व्यष्टि या समष्टि, किसके अंतर्गत आ रहा है? मैम व्यष्टि। व्यष्टि में। केवल हम दुर्ग जिले की जानकारी ले रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अर्थशास्त्र। हाँ व्यष्टि और समष्टि तो एक बार मेरे समझाइए तो। हाँ बता रही है, कंप्लीट करने ना फिर से बता दूंगी, ठीक है। यस मैम। हाँ बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमने दुर्ग जिले की जानकारी इकट्ठा की कि हाँ दुर्ग जिले में इतने कोरोना के मरीज पाए, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। लेकिन यदि हम बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने मरीज मिले, तो हम किसके अंतर्गत ले सकते हैं उसको, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। क्योंकि कुल शब्द का प्रयोग हो गया तो मतलब बिल्कुल समझ जाना कि वहां पर हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। पर्टिकुलर किसी स्थान विशेष के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत हो रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। तो वह चीज में बताई जा रही है कि राष्ट्रीय आय की गणना करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमको व्यक्तिगत लोगों की आय का और व्यक्तिगत उत्पादकों के उत्पादन को ज्ञात करके उनका योग न कर लिया। अगर हमको टोटल विद्यार्थियों की संख्या चाहिए कि इस स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी है ना, तो हमको प्रत्येक क्लास के विद्यार्थी की बड़ी संख्या हमको जाननी पड़ेगी, फिर उसका हम योग करेंगे और योग करने के बाद ही पता चल सकता है कि हाँ कि उस स्कूल में कोई 500 विद्यार्थी है, कोई 600 है, कोई 800 है, 1000 है, जो भी है ना। तो कहने का मतलब यही है कि समष्टि अर्थशास्त्र को भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना ही पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना इनका काम चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है इसमें कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं है बल्कि ये पूरक है ना, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। अगर इनमें से किसी एक तथ्य को भी, किसी एक चीज का भी हमको पता नहीं, जानकारी नहीं मिल पाएगी ना, तो हमारा कार्य जो है वो अधूरा रह सकता है। तो इसलिए कहा गया कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं है बल्कि वो क्या है, पूरक। हाँ अब एक बार बता रही थी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है जिसमें व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिक के अंतर्गत कोई व्यक्ति विशेष आ गया, कोई विशेष परिवार, विशेष उद्योग, विशेष जगह, विशेष फर्म, विशेष क्लासरूम, ये सब आ सकता है ना।
जैसे कि तुम्हारा नाम है देवेंद्र। अब मेरे को देवेंद्र के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि देवेंद्र कहाँ रहता है, इसके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, वो कौन सी क्लास का विद्यार्थी है ना। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, क्योंकि पर्टिकुलर मैं उस व्यक्ति के बारे में जानकारी निकाल रही हूँ या उस व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर रही हूँ। अगर मुझको जानना है कि मेरे आज की इकोनॉमिक्स की क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, है ना, तो मैं बोल सकती कि हाँ आज की क्लास में 32 या 33 विद्यार्थी है ना। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है ना। ठीक है, ये चीज याद रखना, समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, पूरे देश की पूरी अर्थव्यवस्था, जैसे कि कुल आय कितनी हुई, सरकार को कुल आय कितनी हुई, कुल राष्ट्रीय आय कितनी हुई, कुल रोजगार कितना है ना, कुल विनियोग कितना किया गया, इसकी गणना की जाए। व्यष्टि में क्या होगा, पर्टिकुलर उस तथ्य के बारे में गणना करते हैं। कोई भी तथ्य हो सकता है, किसी भी विषय से संबंधित आकार हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ये चीज है। ठीक है, कि अभी भी समझ में नहीं आया है, देवेंद्र बताओ। मैम जी, हाँ मैम जी, हाँ बोलो। जो लैपटॉप है मैम जी, क्लास है और होने दो ना, तो शांति मैम। अच्छा अभी 3 बजे क्लास है ना, ठीक है हो जाओ। यस मैम। किधर से क्लास Yes. में अभी? मैडम को तुम लोग बोलते हैं 3:15 तक ले लिया करो करके क्लास। नहीं पता मैम। हाँ तुलेश, तो इधर 5-10 मिनट पहले लेफ्ट होना पड़ता है तुम लोग को। यस मैम, 15 मिनट। अच्छा, तुमको बोला ना 3:15 को स्टार्ट किया करो बोलना, नहीं तो आप बोल दे रहे हैं। मैं बोल रहा था कि मतलब तो मैम मैं लेफ्ट हो रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो जाओ तुम लोग क्लास ज्वाइन कर लो दूसरी। ठीक है, चलो अभी से आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, है ना, क्योंकि इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमको आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना है ना। तो उसी के बारे में बताया गया इसमें कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में केवल आर्थिक क्रियाओं का समावेश किया जाता है। आर्थिक क्रिया मतलब बताओ, 11th में पढ़ चुके अपन आर्थिक क्रिया, इसको बोलेंगे आर्थिक क्रिया। मैम आर्थिक क्रिया से तात्पर्य है जिससे हमें धन की प्राप्ति हो, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। हाँ, मतलब ऐसी क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाना हो, है ना, वो क्रिया क्या कहलाएगी, आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो आर्थिक क्रिया का अर्थ क्या लिखा है इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की संतुष्टि हेतु धन की प्राप्ति के लिए वो कुछ न कुछ कार्य करता रहता है और धन प्राप्त करके उसका उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करता है ना। तो मनुष्य कोई भी कार्य क्यों कर रहा है, मनुष्य कोई भी कार्य क्यों करता है, ताकि वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। जैसे कि कोई डॉक्टर कोई हॉस्पिटल खोल के बैठा है ताकि वो फीस लेकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, है ना। और क्या कहते हैं, जैसे कोई वकील है, किसी क्लाइंट का केस लड़ रहा है तो उस केस के बदले में उसको फीस प्राप्त होती है। कोई टीचर अगर ट्यूशन पढ़ा रहा है तो ट्यूशन फीस मिलती है उसको, ताकि वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य इसलिए करता है कि उस क्रिया के द्वारा उसको धन की प्राप्ति होती है ना। आर्थिक क्रिया का मतलब यही होता है कि ऐसी क्रिया जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया, है ना। अब जैसे कि कोई नर्स किसी बच्चे का पालन पोषण कर रही है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, बताओ। मैं आर्थिक क्रिया के अगर किसी बच्चे का आर्थिक क्रिया, अगर कोई माँ अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया। हम्म, क्योंकि देखो माँ अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है, उसके लिए खाना बना रही है, तो वो भी ना किसी से पैसा लेगी, है ना। अगर उसके बदले कोई और व्यक्ति कहीं और खाना बनाने के लिए जा रहे हैं तो भले उसको उस काम का पैसा मिल रहा है, लेकिन घर में यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, है ना, लेकिन हमको कोई पैसा नहीं दिया जाता। हम किस उद्देश्य से कार्य, हम पैसा कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य तो करते नहीं अपने घर में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आर्थिक क्रिया का मतलब यही होता है कि ऐसी क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाना हो और उस धन के माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, केवल वो क्रिया सेवा भावना से की जाती है। जैसे माँ का बच्चों को पालना,
घर में हम कोई कार्य कर रहे हैं, झाड़ू लगाना, पोछा करना, जो भी करना, घर में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, सेवा के नाम से कर रहे हैं, उसकी हमको कोई फीस नहीं दी जाती है, ना कोई हमको उसका पैसा मिलता है ना। अब इसी के अंतर्गत हमको अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में पढ़ना है। 5 वस्तुएं या 5 मदे इसमें शामिल है। सबसे पहला है उपभोग। उपभोग भी क्या है? एक आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता का प्रयोग किया जाता है। उपभोग जैसे हम अभी किसका उपभोग कर रहे हैं? मोबाइल का उपभोग कर रहे हैं, है ना। अब हमने मोबाइल को उपभोग कैसे किए? इस मोबाइल को हमने खरीदे, उसके लिए हमने कुछ पैसा खर्च किए, इसमें हमने कुछ रिचार्ज किए, उसका पैसा खर्च किए, तब जाकर हम इसका उपभोग कर पा रहे हैं ना। अगर हमारे पास यही वस्तु नहीं रहती तो ना हम क्लास अटेंड कर पाते, ना किसी से हम बात कर पाते, है ना। यदि हमारे पास मोबाइल ही नहीं रहता तो हम इससे कोई भी उपयोग ही नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि उपभोग भी क्या है? एक प्रकार से आर्थिक क्रिया है ना। जैसे अनाज भी यदि हमको लेना है तो वो भी हम क्या करते हैं? धन देकर ही तो उसको खरीदते हैं ना। कोई भी वस्तु का उपभोग यदि हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको कुछ न कुछ धन खर्च करना ही पड़ता है। जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में हम किस वस्तु का उपभोग करेंगे जिससे हमको मतलब संतुष्टि मिल जाए? बताओ, गर्मी में किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी हमको? बोलो। मैम कूलर। हाँ, कूलर है, पंखा हो या एसी हो, है ना। इसका हम उपभोग करना चाहते हैं तो इस उपभोग के लिए भी हमको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कूलर क्या अपने आप आ जाएगा क्या? फ्री में कोई दुकानदार हमको दे देगा क्या? देगा क्या? बताओ। नो मैम। नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है कि उपभोग भी एक प्रकार से क्या है? आर्थिक क्रिया है और जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का प्रयोग किया जाता है। हम पंखे का उपयोग कर रहे हैं, है ना, और जिसका हम क्या चुकाते हैं? मूल्य चुकाते हैं। तो जिसका उपयोगिता मूल्य को उपभोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है। जिस भी वस्तु का उपभोग करते हैं ना, उसका कुछ न कुछ मूल्य चुकाया जाता है। हम कुछ खाना वगैरह भी खा रहे हैं तो उसका भी हम मूल्य चुकाते हैं। अनाज यदि हम कहीं से खरीद के खा रहे हैं तो उसका भी मूल्य चुकाया जाता है। कोई भी वस्तु का जो है उपभोग मूल्य चुकाना ही पड़ता है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, उत्पादन। उत्पादन का अर्थ क्या दिया है? मनुष्य के द्वारा वस्तु में मूल्य वृद्धि अथवा विनिमय साध्यता में वृद्धि से, है ना। किसी भी वस्तु को उत्पादन भी यदि हमको करना है तो उसके लिए भी हमको कुछ न कुछ मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। जैसे भूमि है, वहां पर हमको खेती करनी है तो खेती अपने आप हो जाएगी क्या? अनाज का उत्पादन करना है तो अपने आप हो जाएगा क्या? बोलो। उसके लिए भी तो हमको कुछ न कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस मैम। बीज लाने पड़ेंगे के लिए, है ना। उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। वहां पर हमको किसी कर्मचारियों को रखना पड़ेगा जो खेती करने वाला है, जिसको पूरा नॉलेज है, उसको रखना पड़ेगा। उसको मजदूरी देनी पड़ेगी, मजदूर रखने पड़ेंगे, है ना। उसके लिए भी हमको कुछ न कुछ पहले पूंजी लगानी पड़ती है, तब जाकर हमको उसका लाभ प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उत्पादन का भी अर्थ होता है मनुष्य के द्वारा वस्तु में मूल्य वृद्धि अथवा विनिमय साध्यता में वृद्धि से। उत्पादन के साधन के अंतर्गत भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन को शामिल किया जाता है। इन्हीं के द्वारा ही इन 5 तत्वों के द्वारा ही किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाए। क्योंकि आसमान में तो कोई वस्तु का उत्पादन हो नहीं सकता। अगर एक फैक्ट्री भी हमको खोलनी है, फैक्ट्री भी खोलने के लिए पहले हमको भूमि खरीदनी पड़ेगी जहाँ पर हम फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। उसके बाद उस फैक्ट्री में हमको कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, मशीनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद ही जो है तब जाकर वहां पर वस्तु का उत्पादन हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि उत्पादन का भी अर्थ मनुष्य के द्वारा ही वस्तु में मूल्य वृद्धि और विनिमय साध्यता में वृद्धि से है। और उत्पादन के साधनों में भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, इन सब को शामिल किया जाता है। और इन्हीं के द्वारा जो है, इन 5 तत्वों के द्वारा ही जो है वस्तुओं का फिर निर्माण हो सकता है। इनमें से अगर कोई एक चीज भी नहीं रहा, कोई एक साधन भी नहीं रहे ना, तो वस्तु का निर्माण नहीं हो पाएगा। उसके बाद दिया इसमें अगला पॉइंट, विनिमय। विनिमय मतलब क्या होता है? बताओ। विनिमय किसको बोलेंगे? विनिमय लेन देन करना, है ना। विनिमय का मतलब क्या होगा? लेन देन करना। ऐसे पहले के जमाने में विनिमय कैसे
मैम वस्तु विनिमय होता था। हाँ, वस्तु का विनिमय होता था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुएं जो है वो आदान प्रदान की जाती थी, है ना। कोई चीज नहीं बताई जा रही है कि जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? विनिमय कहा जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के बाजार तथा कीमत निर्धारण का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे हम किसी दुकान में गए कोई सामान खरीदने के लिए, है ना। मान लो हमको अर्थशास्त्र की पुस्तक लेनी है, तो हम दुकानदार को क्या देंगे और दुकानदार हमको क्या देगा? बताओ क्या देंगे? बताओ। हम दुकानदार को तो हम उसको क्या चुकाएंगे? उस वस्तु का मूल्य चुकाएंगे, है ना। जैसे उसकी कीमत मान लो 200 रुपए, तो हम उस दुकानदार को 200 रुपए देंगे। बदले में दुकानदार हमको क्या देगा? क्या देगा? वो वस्तु देगा। जब भी वस्तु का हमने मूल्य चुकाया है वो वस्तु हमको प्राप्त होगी, है ना। तो विनिमय का मतलब भी क्या होता है कि जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो उसे विनिमय कहते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के बाजार और कीमत निर्धारण का भी अध्ययन किया जाता है। इससे हमको ये पता चल जाता है विनिमय से कि किस वस्तु की कीमत कितनी है। जब तक विनिमय नहीं होगा ना, तब तक हमको वस्तु की कीमत या बाजार की स्थिति का पता नहीं चल पाएगा, है ना। हमको अगर उस विनिमय के बारे में जानना है, वस्तु की कीमत के बारे में जानना है, तो पहले हमको वो वस्तु लेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमने ये वस्तु इतने रुपए में खरीद के लाई या दुकानदार ने हमको ये वस्तु इतने रुपए में बेची, है ना। तो इससे विनिमय से क्या हो रहा है? इसमें विभिन्न प्रकार के बाजार और कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट वितरण। वितरण यानी वितरण मतलब मैम बांटना, है ना। तो उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं ना, उन सभी को उनका प्रतिफल का वितरण किया जाता है ना। तो वही बताया जा रहा है इसमें कि वितरण का आशय होता है राष्ट्रीय आय का उत्पादन के साधनों में वितरण करना। क्योंकि प्रत्येक साधनों का प्रतिफल अलग अलग होगा। जैसे भूमि का प्रतिफल क्या होता है? बताओ, मैं बताई थी, लिख के भी भेजी हूँ ग्रुप में। मैम लगान। भूमि का लगान। पूंजी का, हाँ, पूंजी का मैम ब्याज। ब्याज। श्रम का, श्रम का प्रतिफल भूल गए? मजदूरी। साहस का, साहस का प्रतिफल सब भूल रहे हो तुम लोग? एक हफ्ते में भूल गए हो सब चीज। साहस का प्रतिफल होता है लाभ और संगठन का प्रतिफल होता है वेतन। साहब एक बार नोट कर लो, जिन लोगों ने नहीं लिखे हो ना फिर से नोट कर लो। भूमि का जो प्रतिफल का वितरण किस प्रकार से होगा? लगान के रूप में, पूंजी का प्रतिफल ब्याज के रूप में प्राप्त होगा, श्रम के बदले में मजदूरी दी जाती है, साहस को लाभ या हानि मिलते हैं, है ना। जो साहसी है, जो पूंजी लगा के व्यापार शुरू कर रहे हैं, उसको या तो लाभ प्राप्त होगा या हानि होगी, जैसा भी हो। संगठन के अंतर्गत क्या आते हैं? कर्मचारी, और कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि वितरण के आशय में राष्ट्रीय आय के उत्पादन के साधनों को वितरित करना है ना। इस प्रकार से जो है प्रत्येक का वितरण किया जाता है। बोलिए तो। हाँ, लो नोट कर लो फिर से। भूमि, एक बार और बोलिए तो। उत्पादन के 5 साधन होते हैं। सबसे पहला होता है भूमि। भूमि के सामने में लिखना लगान। लिखते जाओ, जिन लोगों ने नहीं लिखे वो लोग नोट कर लो। भूमि का प्रतिफल है लगान। उसके बाद है पूंजी का प्रतिफल होता है ब्याज। हो गया? श्रम का मजदूरी। साहस लाभ या हानि, अब लिख करके लिख सकते हो ना। एक साहसी को या तो लाभ हो सकता है या हानि भी हो सकती है। हो गया?
पांचों प्रतिफल, इस प्रकार से ही उत्पादन के साधनों का वितरण किया जाता है ना। पूंजी को बताइए मैम। पूंजी का ब्याज है, पूंजी का ब्याज है ना, पूंजी का ब्याज, श्रम का मजदूरी, साहस का लाभ या हानि और संगठन हो का गया वेतन, मैम। है ना। हाँ, उसके बाद है लास्ट पॉइंट, सार्वजनिक वित्त, है ना। तो अर्थव्यवस्था की कुशल व्यवस्था के लिए सरकार के द्वारा भी जिन भी क्रियाओं को किया जाता है ना, वो सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत आती है। जैसे कि सरकार के द्वारा कुछ कार्य किए गए, जैसे सरकार ने बजट तैयार किया, सार्वजनिक आय व्यय का लेखा जोखा रखना, ये सब किसके द्वारा तैयार हो रहा है? सरकार के द्वारा। सरकार के बजट कौन तैयार करेगा? देश का बजट कौन तैयार करता है? या तो राज्य सरकार, अलग अलग राज्य की राज्य सरकारों के द्वारा बजट तैयार होता है, या देश की जो सरकार है उनके द्वारा भी जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है ना। तो वही, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएगा? अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त भी आता है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी क्रियाएं की जाती है ना, उन सबका रूपरेखा जो है तैयार होती है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि अर्थव्यवस्था की कुशल व्यवस्था के लिए, अब अर्थव्यवस्था का मतलब देश की अर्थव्यवस्था, है ना। तो देश की अर्थव्यवस्था की कुशल व्यवस्था के लिए सरकार के द्वारा जिन भी क्रियाओं को किया जाता है, चाहे वो सरकारी बजट बनाना हो, चाहे वो सार्वजनिक आय व्यय का लेखा जोखा रखना हो, इन सभी को सार्वजनिक वित्त में शामिल किया जाता है ना। क्योंकि बजट में क्या लिखा रहता है? कभी किसी ने बजट के बारे में जानकारी ली है? पेपर में आता है ना कि बजट में ये वस्तुओं की मांग, वस्तुओं में वृद्धि की गई, इन वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि की गई है। तो वो सब किससे संबंधित होता है? वित्त से संबंधित होता है। जैसे बोला गया कि इतने हॉस्पिटल का निर्माण किया जाना है और उसमें इतने करोड़ों रुपए की लागत आएगी, तो ये जो करोड़ रुपए, ये सब क्या है? इसके अंतर्गत आ रहे हैं, वित्त के अंतर्गत आ रहे हैं। जहाँ जहाँ रेलवे लाइन नहीं है वहां पर रेलवे लाइन की सुविधा दी जाएगी, तो उसके लिए कुल लागत इतनी आएगी, कुल खर्च कितना आएगा। तो खर्च का संबंध किससे है? पैसों से ही तो है। पैसा ही खर्च करेंगे तब जाकर कुछ न कुछ नया नवीनीकरण किया जाएगा, है ना। आय व्यय का लेखा जोखा इस वित्त के माध्यम से ही तैयार होता है। अगर हमको जानना है कि जैसे सरकार को जानना है कि सबकी सरकार को कुल आय कितनी हुई, तो वो कैसे जानेगा? इस वित्त के माध्यम से या पैसे के माध्यम से तो उसको पता चलेगा ना कि सरकार की कुल आय कितनी हुई है, इतने करोड़ रुपए हुई, इन पैसे को यहाँ खर्चा किया गया, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि अर्थव्यवस्था की कुशल व्यवस्था के लिए भी सरकार के द्वारा जिन क्रियाओं को किया जाता है ना, उन्हें सार्वजनिक वित्त में शामिल करते हैं। और वो क्रियाएं होती है सरकारी बजट बनाना, सार्वजनिक आय व्यय का लेखा जोखा रखना। तो ये सब हो गया अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। इन पांचों को पढ़ के देखना, मान लो समझ में नहीं आया होगा तो कल फिर से पूछ सकते हो, है ना। क्योंकि अभी भी क्लास बंद हो जाएगी, 1 मिनट बचा है, क्लास ऑटोमेटिक बंद हो सकती है। मैम हाँ मैम अकाउंट का नाम टाइम चेंज करना पड़ेगा मैम। क्यों? 4 बजे पहले रखना पड़ेगा मैम। नहीं, मेरे को स्कूल में और भी काम रहता है ना, अब टाइम चेंज हो नहीं सकता। मैंने सब तरफ देख कर टाइम सेट की हूँ। अर्थशास्त्र 6 बजे रख देना मैम, अकाउंट का पहले रखना मैम। नो मैम, ऐसा मत करना, स्पोकन इंग्लिश का क्लास छूट जाएगा मेरा। कितने बजे होते? यस मैम, ठीक है टाइम। क्योंकि ना बार बार टाइम चेंज नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उधर दूसरी क्लास में भी लेना पड़ता है ना मुझे क्लास, सबका एकदम फिक्स हो मैम गया है। अकाउंट का ना 2 बजे रख देना, अकाउंट का पहले क्लास रखूं मैम। मेरी 11वीं की क्लास भी रहती है उस समय, तो भी कुछ नहीं। अब बात पे लिखेंगे, अगर मान लो कोरोना काल में स्कूल बंद हो गया ना, तो फिर भले ही हम टाइम चेंज कर सकते हैं। स्कूल में भी काम रहते हैं ना, स्कूल से पढ़ाना पड़ता है हम लोग को भी। यस मैम, यस मैम। और ना क्लास चलता है और इमोजी सेंड करते हैं मैम, बाकी लोग उसे बंद करने बोलो। आज कौन किया सेंड? आज किसी ने किया पता था? नहीं मैम, बहुत, यस मैम, बहुत इमोजी आया है।